Hello everyone, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल PRS एजुकेशनल ट्रस्ट। हम लोग डिप्लोमा सेकेंड ईयर के फार्माकोथेरेप्यूटिक्स कोर्स के डिस्कशन कर रहे हैं। अभी तक हम लोग कवर कर चुके हैं बेसिक्स ऑफ फार्माकोथेरेप्यूटिक्स एंड डिजीजेज रिलेटेड टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं। अब हम सेकेंड टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड है। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है एंड देन इसकी डिजीजेज डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है। यहाँ आपको एक पिक्चर दिख रही है जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बता रहा है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम वेंटिलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। वेंटिलेटरी का मतलब है वेंट। वेंट का मतलब है, आपने घर में देखा होगा कि आपके घर में वेंटिलेटर्स होते हैं। ठीक है, जिससे कि अंदर की हवा बाहर जाती है और बाहर की फ्रेश एयर अंदर आती है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, फ्रेश एयर अंदर और अंदर की जो रूम के अंदर एयर जमा हो जाती है वो बाहर जाती है। ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ता है कि आपका जो रूम है वो हमेशा एरिएटेड रहता है, एक फ्रेश एयर का माहौल वहां पे रहता है। ठीक है, यही इसी तरीके से हमारी बॉडी में जो एक वेंटिलेशन का काम करता है वो जो सिस्टम है वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो ये क्या है? बायोलॉजिकल सिस्टम है जिसमें स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं और उनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, और ये सब मिलकर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस पूरे सिस्टम का काम है गैसेस को एक्सचेंज करना। हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो गैस चाहिए वो है ऑक्सीजन। ठीक है, और हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेसेस होती है उससे हमारी बॉडी में एक गैस बनती है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में नहीं हमें चाहिए, क्योंकि वो हम जो आपके लिविंग सेल्स है उसको डाई करती है। तो इसी वजह से एक गैस को हमें अंदर बॉडी में लेना है और एक गैस जो हमें नहीं चाहिए उसे बॉडी से बाहर निकालना है। तो ये जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये हमें उसी चीज में हेल्प कर रहा है कि जिस गैस का आपकी बॉडी की सेल्स को रिक्वायरमेंट है जिंदा रहने के लिए, उस गैस को हम अपनी बॉडी के अंदर ले सके। ठीक है, उसी को हम इंटरनल रेस्पिरेशन बोल रहे हैं। और जिस गैस को हमें बॉडी से बाहर निकालना है, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, वो सारी गैसेस बाहर निकल जाए, वो है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो यही मेजर फंक्शन है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का। ठीक है, इसके अलावा ये हमें क्या हेल्प करता है? साउंड प्रोड्यूस करने में जो हमारी बोलने की ताकत है, ठीक है, वो हमें ताकत मिल रही है वोकल कॉर्ड से। ये वो कॉर्ड है जो हमें बोलने में हेल्प करते हैं, और हम बोलने की क्षमता जो हमारे पास है उसको जो मेंटेन कर पा रहे हैं वो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से ही कर पा रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि एक हम पीएच है, ठीक है, जो कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है, उस पीएच का हमारी बॉडी में मेंटेन रहना जरूरी है। ठीक है, अब अगर हमारी बॉडी में पीएच मेंटेन नहीं रहेगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हम कोई भी दवाई ले रहे हैं, ठीक है, अगर वो किसी हमारी दवाई का नेचर एसिडिक है, ठीक है, और हम उसको ऐसी जगह पहुंचा रहे हैं जहां का पीएच बेसिक है, तो वहां जाके वो टूट जाएगी। ठीक है, और वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। ऐसे ही हमारे फूड के थ्रू जो पार्टिकल्स हम ले रहे हैं उनका भी नेचर होता है कि वो अगर वो एसिडिक नेचर का है और एनवायरनमेंट बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट बेसिक है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो टूट जाएगा और बॉडी से किसी न किसी सिस्टम से बाहर हो जाएगा। ठीक है, हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना हम इसलिए खाते हैं ताकि हमें उससे न्यूट्रिशन मिल सके। ठीक है, अब जो न्यूट्रिशन हम चाहते हैं, अब उसमें आपका ये जो पीएच है ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, हमें अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी वर्कआउट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो जो रेस्पिरेटरी में एक आपका ऑर्गन है जो कि आपका है लंग्स, वो आपके बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करते हैं। हमारी बॉडी में एक पीएच बैलेंसिंग सिस्टम होता है।
ठीक है, वो क्या हेल्प करता है, अगर हमारी बॉडी में एसिड ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो बेस सिक्रीट होके उसको न्यूट्रलाइज करता है। अगर हमारी बॉडी में बेसिक नेचर के जो आयंस है या फ्लूइड है वो ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं तो एसिड रिलीज होके वो न्यूट्रलाइज होता है। ये आपकी बॉडी का नॉर्मल बैलेंसिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम होम्योस्टेसिस भी बोलते हैं। अब उसके अलावा एक यहाँ पे आपका ऑल्फैक्टरी बल्ब है जो कि आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन का पार्ट है, हमें हेल्प करता है स्मेल करने में, ठीक है। जो हमारी सूंघने की शक्ति है कि कोई किसी सब्सटेंस की अच्छी स्मेल है, किसी सब्सटेंस की खराब स्मेल है, वो जो शक्ति हमें मिल रही है उस चीज को भी बैलेंस आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कर रहा है। इधर इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से हिस्से हैं, ठीक है। आपका ये सबसे ऊपर जो पहला पार्ट है वो है आपकी नेजल कैविटी, यानी कि आपकी जो नोज है, ये जो कैविटी है, कैविटी का मतलब होता है छेद, ठीक है, जो ये आपका नॉस्ट्रिल्स है, ये सबसे पहला हिस्सा है आपके बॉडी में एयर का जाने का पाथवे, ठीक है। उसके बाद दूसरा है फेरिंग्स, यहां पे इसका ये लोकेटेड है फेरिंग्स, ठीक है। देन ये जो है ये वो मस्कुलर पार्ट है जो आपकी नेजल कैविटी को आगे के हिस्सों से जोड़ता है, ठीक है। तीसरा है लैरिंग्स, लैरिंग्स आपका ये वाला हिस्सा है जो कि आपको बोलने की क्षमता देता है, ठीक है। देन ट्रैकिया, ये जो आपको लंबी एक ट्यूब यहां पे नजर आ रही है ये ट्रैकिया है, ठीक है। देन ये आगे जाके ब्रोंकाई, ये जो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपके दो ब्रोंकाई है जो कि बॉडी में प्रेजेंट है, जो आगे जुड़े हुए हैं आपके लंग्स के साथ, ठीक है, ये वाला हिस्सा। उसके बाद आगे है आप इसमें एल्वियोलाई। अगर आप यहां देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रैकिया से निकल के ब्रांचेस बन रही हैं, जैसे एक पेड़ की ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, शाखाएं होती है, वैसे ही इस सिस्टम की शाखाएं हैं। और अगर इस इमेज को देखें तो यहाँ छोटे छोटे लोब्यूल्स है, ठीक है, एक पोटली की तरह है जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जहां पे छोटे छोटे लोब्यूल्स हैं, उसमें छोटे छोटे सेल्स हैं, इसकी वजह से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से ज्यादा एयर को ये अपने अंदर कैप्चर करके रख सकते हैं, और जितनी एयर आपके लंग्स में और इन एल्वियोलाई में भरी हुई है वो आपकी पूरी बॉडी की एयर की डिमांड को, ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करता है, ठीक है। तो ये आपकी एल्वियोलाई हो गए। एंड लास्ट है हार्ट। लंग्स और हार्ट एक दूसरे से बिल्कुल एसोसिएटेड है, आसपास है। आपके लंग से जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट को आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि ब्लड सप्लाई जिसमें कि ऑक्सीजन बहुत मात्रा में प्रेजेंट है, ठीक है। हार्ट आपका काम क्या करता है, पंपिंग करने का, ये हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं। और जितना भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, यानी कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, हार्ट वो दोबारा से लंग्स को ट्रांसफर करेगा, लंग्स फिर से उसको ऑक्सीजनेटेड बनाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन उस ब्लड में मिक्स करेगा और फिर से वो हार्ट के पास आएगा, वो बॉडी के टिश्यूज को पंप करेगा, ठीक है। इसी तरीके से पूरी बॉडी का सिस्टम चलता है। हर जगह बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा हार्ट की हेल्प से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के पास आएगा, हार्ट उसको फिर लंग्स के पास भेजेगा ताकि वो प्यूरिफाई हो जाए, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स को बता रहा है, ठीक है। हम दोबारा से एक बार इसके हर एक पार्ट का फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहला है नोज एंड नेजल कैविटी, राइट। सो एक्सटर्नल ओपनिंग एंड इंटरनल स्पेस दैट फिल्टर वार्म एंड ह्यूमिडिफाई एयर, ठीक है। नोस्ट्रिल्स ये हमारा नाक का हिस्सा है, नोज के अंदर जो एरिया है, गैप है, उसको हम नोस्ट्रिल्स बोल रहे हैं, जिससे कि
आप यहाँ पे हमारी नोज के अंदर सीलिया प्रेजेंट है, आपने देखो बाल हैं छोटे छोटे, ठीक है। अब इनका काम क्या है कि जो भी डस्ट पार्टिकल है, आप एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ओपन एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जो वातावरण आपके आसपास का है वो प्रदूषित भी हो सकता है। आज के टाइम में तो ज्यादातर वातावरण का जो है वो प्रदूषित वातावरण ही है, ठीक है। तो जितना पॉसिबल हो सकता है ये जो आपका नेजल कैविटी है जिसमें नोस्ट्रल प्रेजेंट है, ये डस्ट पार्टिकल को अंदर नहीं जाने देते, ठीक है। जो डस्ट पार्टिकल लार्ज साइज के हैं वो यहीं पे रुक जाते हैं और फिल्टर होके एयर आपके नोस्ट्रल से आपके ट्रैकिया तक जाती है, ठीक है। वार्म और ह्यूमिडिफाई, ह्यूमिडिफाई का मतलब है जब हम किसी भी चीज में मॉइस्चर को इंपार्ट करते हैं यानी मॉइस्चर डालते हैं, तो उस तरह की एयर को ये आपके ट्रैकिया में भेजता है, ठीक है। सेकेंड हमने बात की थी फेरिंग्स की, वो मस्कुलर ट्यूब है जो कि नेजल कैविटी को माउथ से और इसोफेगस से और लैरिंग्स से कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तीसरा आपका पार्ट है लैरिंग्स जो कि वॉइस बॉक्स जिसको हम कहते हैं। अब ये फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में सिचुएटेड है। मैंने अभी आपको पिछले डायग्राम में दिखाया एक छोटा सा एरिया जहां ऊपर आपका लैरिंग्स है, फेरिंग्स है और नीचे आपका ट्रैकिया शुरू हो रहा है, उसके बीच में आपका ये लैरिंग्स है जिसको वॉइस बॉक्स हम बोल रहे हैं, ठीक है। ये हमें ब्रीदिंग यानी सांस लेने में हेल्प करता है और उसके अलावा ये साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो मेजर एरिया है वो है ट्रैकिया जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं। एक फूड पाइप होती है जो कि खाने की नली होती है और एक विंड पाइप होती है जो कि सांस लेने की नली है, ठीक है। दोनों अलग अलग ट्यूब से आप देख सकते हैं। अब ये क्या करती है, एयर को लेती है, कैरी करती है लैरिंग से और उनको ब्रोंकाई तक पहुंचाती है, ठीक है। ब्रोंकाई आपका ट्रैकिया फर्दर ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है, तो आपकी विंड पाइप का काम है कि लैरिंग से एयर को लेना और उनको ब्रोंकाई तक पहुंचाना, ठीक है। अब ब्रोंकाई क्या कर रहे हैं, मेन एयर पैसेज है, ब्रांचिंग आपको मैंने दिखाया था कि ट्रैकिया दो हिस्सों में बट रहा था, लेफ्ट में और राइट में, दाएं बाएं हिस्सों में, ठीक है। तो वो आपके ट्रैकिया है जो आगे ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रोंक्यूल्स जो इसकी ब्रोंकाई की छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, ठीक है। जैसे पेड़ के छोटे छोटे तने आगे डिवाइड होते जाते हैं वैसे ही आपके ये ब्रोंकाई की ब्रांचेस है जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोल रहे हैं और ये आपके एल्वियोलाई तक जा रहे हैं, ठीक है, जो कि लंग का हिस्सा है। और लंग्स आपके रेस्पिरेटरी पार्ट का वो ऑर्गन है जो कि गैसेस को एक्सचेंज करता है, ठीक है, बिटवीन एयर एंड ब्लड, ठीक है। जो आपकी बॉडी में मेन मैकेनिज्म जिससे कोई भी चीज इधर से उधर पास ऑन होती है, यानी कि सिर से लेके पांव तक कोई चीज पास ऑन होती है तो वो आपका ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो कोई भी चीज जो बाहर से हम इनहेल कर रहे हैं उसके बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो ये लंग्स कर रहे हैं, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट आउट कर रही हूं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपकी नोज, नेजल कैविटी, देन आपका फेरिंग्स, लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड लंग्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम के। सबसे पहले जो फंक्शन है वो है आपका इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। जैसे कि ये टर्म ही बता रही है, इनहेलेशन, इनहेल करना यानी कि किसी चीज को अपने अंदर खींचना, ठीक है। तो हम ये आपका सिस्टम क्या करता है, बाहर के वातावरण से शुद्ध वायु को अपने अंदर खींचता है, ठीक है। और आपके अंदर की जो वायु है जो कि डीऑक्सीजनेटेड हो जाती है उसको ये बाहर एक्सहेल आउट करता है, ठीक है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड स्ट्रीम। लंग से ऑक्सीजन रिच एयर जाएगी आपकी ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, और ब्लड स्ट्रीम से आपकी एयर आएगी जो प्यूरिफाई होनी है लंग्स में।
Then exchange of gases between blood stream and body tissue. So body tissues के पास जो एयर जाएगी वो आपकी ऑक्सीजनेटेड एयर जाएगी ब्लड स्ट्रीम से, और बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड जो है एयर वो ब्लड स्ट्रीम में आएगी, फिर वो हार्ट के पास जाएगी, फिर उसे वो लंग्स के पास भेजेगा, फिर वो उसको ऑक्सीजनेटेड करेगा, एंड देन ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। ठीक है, अगला मैंने अभी आपको बताया कि जो एयर हम अपने अंदर खींच रहे हैं वो हमारे वोकल कॉर्ड्स को, यानी कि जो हमारे बोलने के दो ऐसा कॉर्ड है जो हमें बोलने में मदद कर रहा है, उस वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन पैदा करता है, उस वाइब्रेशन की वजह से हमारी आवाज निकलती है। ठीक है, और लास्ट फंक्शन क्या है? स्मेल करने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, वो भी हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमें हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड स्ट्रीम एंड बॉडी टिश्यू, वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स एंड ऑल्फैक्शन और स्मेलिंग। ठीक है, अब इसके पार्ट्स के बारे में हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। दो हिस्सों में ये बटा हुआ है, एक तो है आपका अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, आपका जो नोज है, नोस्ट्रिल्स है, यानी उसको नेजल कैविटी भी हम बोल सकते हैं, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। ठीक है, थ्रोट और आपका वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का हिस्सा, यहीं से जो शुरू हो रहा है पार्ट। ठीक है, उसके बाद जो आगे का हिस्सा है जिसमें कि आपका ट्रैकिया आ रहा है, विंड पाइप, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, ये जो पार्ट है वो आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है। ठीक है, लंग्स है जो कि प्राइमरी ऑर्गन है, जो एक्सचेंज कर रहे हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन बाहर से इनहेल कर रहे हैं। ठीक है, डायफ्राम, ये एक मस्कुलर शीट है, यानी कि मसल की बनी हुई शीट है लंग्स के नीचे, जो कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है, डायफ्राम आपका एक होलो पार्ट है। ठीक है, इसमें आपकी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल होती है। ठीक है, देन उसके बाद है आपका रेस्पिरेटरी मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स, यानी कि जो बीच में मसल्स प्रेजेंट है इस पूरे ट्रैकिया में। ठीक है, और डायफ्राम में एंड अदर चेस्ट मसल जो कि हमें ब्रीदिंग में हेल्प करती है। ठीक है, सिकुड़ती है और एक्सपेंड होती है, यानी कि खुलती है। ठीक है, देन आपके कंट्रोल सेंटर, आपको पता है कि हमारी बॉडी का, चाहे बॉडी में कोई भी ऑर्गन सिस्टम है, कोई भी सेल है, टिश्यू है, और जिससे मिलके आपका पूरा एक ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम बन रहा है, उनकी सबकी वर्किंग को एक ही सिस्टम कंट्रोल करता है, वो है आपका ब्रेन। ठीक है, तो ये आपका इसका कंट्रोल सिस्टम भी ब्रेन स्टेम में है, सिचुएटेड है, यानी कि वहां प्रेजेंट है, जो कि आपको ब्रीदिंग रेट को, यानी कि सांस आप कैसे ले रहे हैं, किस रेट से, किस स्पीड से आपके बॉडी में एयर आ रही है और बाहर जा रही है। ठीक है, और एक बार के इनहेलेशन में कितनी मात्रा में आप एयर को अपने अंदर ले रहे हैं, और जब आप एक्सहेल आउट कर रहे हैं, यानी कि श्वास को बाहर निकाल रहे हैं, तो कितनी मात्रा में वायु आपकी बॉडी से बाहर जा रही है। ठीक है, सबको कंट्रोल कर रहा है आपका ब्रेन। ठीक है, हर एक ऑर्गन सिस्टम को की कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो आपकी ब्रेन है। देन डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, अब डिफेंस मैकेनिज्म क्या है कि आपकी बॉडी में कोई भी जीवाणु, कोई भी पैथोजन जिसको हम बोलते हैं, वो अटैक ना करे, वो एंट्री ना करें। ठीक है, तो उसके लिए आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो आपके वो हैं डिफेंस मैकेनिज्म है, उसमें आएगा म्यूकस। ठीक है, आपकी बॉडी के इंटरनल पार्ट्स, म्यूकस एक लिक्विड होता है। ठीक है, वो उससे पूरी बॉडी अंदर से कवर्ड है। जब भी आपको कंजेशन होता है तो वो म्यूकस ही बाहर आता है। ठीक है,
तो यहाँ पे वही डिफेंस मैकेनिज्म है, वही आपको सबसे पहले एंट्री किसी भी पैथोजन की जो बॉडी में हो रही है, अगर वो नेजल कैविटी से हो रही है तो वहां पे सीलिया और म्यूकस प्रेजेंट है, ठीक है, वही आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके अलावा आपके इम्यून सेल्स यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम के सेल्स जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, वो आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं और इरिटेंट से बचाते हैं। इरिटेंट यानी कि जो इरिटेशन कॉज करेगा। ओके, देन गैस एक्सचेंज, एल्वियोलाई जो कि लंग्स में प्रेजेंट है, वहां से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का एक्सचेंज होता है। एक और मैंने अभी आपको फंक्शन बताया कि हमें बोलने की शक्ति जो मिलती है वो भी उसी एयर से मिलती है, और उसको भी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो हमारा जो वॉइस बॉक्स है लैरिंग्स, वो एयर फ्लो को कंट्रोल करता है स्पीच प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं। देन एक और फंक्शन है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो है स्मेल करने का, या हम उसको कहते हैं ऑल्फैक्शन। तो ये क्या काम कर रहा है, जो रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो डिटेक्ट करते हैं और हमें बताते हैं कि किस तरह की स्मेल है, अच्छी स्मेल है, बेकार स्मेल है। तो ये सारे आपके पार्ट्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, और ये सब उनके फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं डिजीजेस, क्योंकि हमारा जो फार्मेकोथेरेप्यूटिक्स कोर्स है उसमें हम कौन सी डिजीज है, वो किस वजह से बॉडी में बढ़ रही है, उसके कारण क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है, और हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं दवाइयों के द्वारा और अपने लाइफस्टाइल चेंजेस के द्वारा, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड सबसे पहली डिजीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अस्थमा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रही हूं कि अस्थमा का मीनिंग क्या है। अस्थमा का मीनिंग है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी कि सांस लेने में दिक्कत। अगर हमें नॉर्मल सांस लेने के टाइम पे हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो सांस खींच रहा है, ठीक है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, ठीक है। तो कोई भी पेशेंट जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसको हम ये कह सकते हैं कि वो अस्थमैटिक है, यानी कि इस अस्थमा की कंडीशन से वो ग्रसित है। तो अस्थमा क्या है? अस्थमा क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन है। हम दो चीजें डिस्कस करते हैं, एक होती है आपकी एक्यूट कंडीशन और एक होती है आपकी क्रोनिक कंडीशन। एक्यूट कंडीशन जो होती है वो छोटे टाइम के लिए होती है, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। अगर किसी पैथोजन ने आपकी बॉडी को अटैक किया है, ठीक है, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, और अगर वो इन्फेक्शन थोड़े टाइम के बाद ठीक हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि हमें कंजेशन हुआ है, हमें कफ हुआ है, ठीक है, अगर वही कफ आपका कुछ दिनों के बाद अपने आप ठीक हो जाता है तो वो कंडीशन एक्यूट कंडीशन है। ओके, अब अगर आपको कई महीनों तक वो कफ प्रोडक्शन हो रहा है बॉडी में, तो इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा नहीं है, वो अपना कोई एक भयंकर रूप ले चुका है जो कि आपकी बॉडी में पनप रहा है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली जो चीज बॉडी में इंक्रीज करती है, आपका जो पैथोजन है जो आपको बीमारी दे रहा है, वो धीरे धीरे बॉडी में ग्रो करता है, ठीक है। पहले वो अपना सिम्टम नहीं दिखाएगा, अपना असर नहीं दिखाएगा, लेकिन एकदम से वो इतना भयानक रूप ले लेता है कि आपको बहुत मेजर सिम्टम्स, यानी कि ऐसे सिम्टम दिखेंगे जहां पे हमें लगता है कि हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी जो अस्थमा की कंडीशन है, ये आपका क्रोनिक रूप है उस पैथोजन का जो आपकी बॉडी में ये बीमारी कर रहा है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड है, ठीक है, कैरेक्टराइज बाय, इसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है।
इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि कहीं भी आपके बॉडी के पार्ट में सूजन होना, ठीक है। जहां पर भी ये सोजिश आती है वहां पे आपको पेन होता है, उस जगह पे सूजन तो एक आपको दिख ही रहा है कि आपका जो वॉल्यूम है, वहां एरिया है वो इंक्रीज कर गया है, वहां पे वॉल्यूम आपका जो लिक्विड है वो डिपॉजिट हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स हैं इन्फ्लेमेशन के। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया कि सोजिश आ जाती है, तो सोजिश आ जाने से क्या होगा, नैरोइंग ऑफ द एयरवे। हमने एथेरोस्क्लेरोसिस के टाइम पे एक चीज डिस्कस की थी कि एथेरोस्क्लेरोसिस वो कंडीशन है जहां पे ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है, ठीक है। उसका कारण भी इन्फ्लेमेशन था। यहां पे क्या हो रहा है, जो आपका सांस लेने की ट्यूब है, एयरवे, जहां से हवा वायु अंदर जा रही है और वायु बाहर आ रही है, वो नैरो हो गया, यानी कि उसके अंदर का एरिया जितना था वो कम हो गया। और वो किस वजह से हो रहा है, इन्फ्लेमेशन की वजह से। अब अगर सांस जहां से हवा अंदर जा रही है बाहर आ रही है वो सिकुड़ जाएगा, तो क्या होगा, उसमें आपकी जो एयर अंदर जिस स्पीड से जा रही थी, जितनी जा रही थी, वो कम जाएगी, ठीक है। तो एक साउंड वहां पे क्रिएट होगी व्हीजिंग की, ठीक है। और आपका जो ब्रीथ जिस रेट से आप ले रहे थे, उस वायु को अपनी बॉडी के अंदर सांस ले रहे थे, वो एयर उतनी नहीं जा पाएगी जितनी की जरूरत है, ठीक है। आपका जो चेस्ट है वो टाइट हो जाएगा क्योंकि वो सिकुड़ गया एरिया, ठीक। और इसके अलावा कफिंग प्रोड्यूस होगी, कफ बनेगा, ठीक, क्योंकि म्यूकस प्रेजेंट है। और जब इन्फ्लेमेशन होता है तो ऑर्गन ग्लैंडुलर हो जाता है, ठीक है। ग्लैंडुलर का मतलब है कि वो ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करेगा। तो अस्थमा इज ए कंडीशन इन विच आवर एयरवेज बिकम नैरो, नैरो होगा इन्फ्लेमेशन की वजह से। स्वेल अप, जो मैं अभी बोल रही हूं कि सोजिश आ जाती है, सूजन आ जाती है, वो स्वेलिंग अप उसका इंग्लिश नेम है, ठीक है। और क्या हो जाएंगे, वो मोर ग्लैंडुलर हो जाएगा, यानी कि ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होगा। जो एक वैक्सी सब्सटेंस आपकी नोज से बाहर निकलता है, इट इज ए टाइप ऑफ म्यूकस, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, आपके चेस्ट में वो म्यूकस इकट्ठा हो जाएगा जिसे हम कफ बोलते हैं। हमें खांसी होगी क्योंकि ये जो आपका एरिया है जहां से हवा अंदर जा रही है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, कंस्ट्रिक्ट हो गया, वो सिकुड़ गया, ठीक है। कफ प्रोड्यूस होगा और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी क्योंकि आपका जो एक ल्यूमेन साइज था, उसके अंदर का एरिया था, वो छोटा हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो कफ को ट्रिगर करेगा, स्टिमुलेट करेगा, उसको फोर्स लगाएगा, ठीक है। और एक साउंड आएगी, विस्करिंग साउंड, जब हम सांस को अंदर लेंगे या बाहर निकालेंगे, ठीक है। जब हम बाहर निकालेंगे मेनली, तब उस टाइम पे ऐसी आवाज आएगी कि आपको अजीब सा लगेगा कि कैसी ब्रीदिंग के टाइम पे या सांस लेने के टाइम पे आवाज आ रही है, ठीक है। और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, जितनी आपको एयर अंदर लेनी है उतनी अंदर नहीं जाएगी, और जितनी एक्सेल आउट होनी चाहिए, बाहर निकलनी चाहिए, उतनी नहीं निकलेगी, ठीक है। तो किसी भी पेशेंट को अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि वो अस्थमा की कंडीशन से परेशान है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अस्थमा के, कौन कौन से टाइप्स है। सबसे पहला आता है एलर्जिक अस्थमा, ठीक है। एलर्जिक का मतलब है कि अगर आपके कोई ऐसी चीज है जो आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो पा रही है, ठीक है, आपको वो चीज सूट नहीं कर रही है। तो बहुत से लोग आपने देखे हैं कि जिस टाइम पे हमारी फसल कटती है उस टाइम पे जो वो भूसी निकलती है उससे कई लोग एलर्जिक होते हैं। जैसे ही वो फसल कटने लगती है लोगों को कंजेशन होने लग जाता है, उनको क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और गले में खराश हो जाती है, गले में कफ इकट्ठा हो जाता है और इतनी कंडीशन वर्स्ट हो जाती है कि उनको मेडिकेशन भी जाना पड़ता है, ठीक है। कई लोगों को पोलन ग्रेन्स, जो आपके फ्लावर में पोलन ग्रेन्स होते हैं, उसकी वजह से एलर्जी होती है, ठीक है। तो यहां पे ये जो अस्थमा है ये किसी न किसी एलर्जन की वजह से अस्थमैटिक सिचुएशन आती है। अब वो कोई पोलन ग्रेन हो सकता है,
ठीक है। और जो रूसी आपके वातावरण में फैली हुई है, जो फसल से आई है या कहीं से भी कोई भी पार्टिकल आपकी एयर में प्रेजेंट है, उससे हो सकता है, ठीक है। डस्ट माइट से हो सकता है, और आपका पेट डेंगर, आपने देखा है कि जैसे डॉग के बॉडी से उसकी फर निकलती है, कैट से फर निकलती है, ठीक है, वो भी किसी ना किसी को एलर्जी कॉज करती है, ठीक है। या जो मोल्ड होते हैं फंगस की तरह, वो भी किसी ना किसी के लिए एलर्जन हो सकते हैं। तो अब ये भी डिपेंड करता है आपकी बॉडी के ऊपर, आप एलर्जिक हो भी सकते हैं और आप नॉन एलर्जिक भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सबको किसी ना किसी चीज से एलर्जी हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चीज से एलर्जी है तो वो इस कंडीशन में आपको पहुंचा सकती है, जिसको हम अस्थमा बोल रहे हैं, ठीक। दूसरा आपका है नॉन एलर्जिक। अब यहां पे कोई भी एलर्जन नहीं रोल प्ले कर रहा है अस्थमा की कंडीशन को क्रिएट करने में, यहां पे दूसरे फैक्टर्स हैं। अब उसमें क्या हो सकता है, स्मोक हो सकता है, धुआं, ठीक है, पॉल्यूशन हो सकता है। आप ये देखेंगे बहुत ज्यादा जब एयर में पॉल्यूशन होता है, हम देखते हैं दिवाली के आसपास पटाखों की वजह से एयर इतना ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाती है, इतना बेकार हो जाती है। एक तो बिल्कुल ऐसा लगता है धुआं है आपके आसपास, ठीक है। और उस टाइम नॉर्मल पर्सन जो कि एलर्जिक भी नहीं है, ना उसको ऐसी कोई कंजेशन की दिक्कत है, तो भी सांस लेने में हमें दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये जो इशू है ये नॉन एलर्जिक है, लेकिन वो कंजेशन आपको दे रहा है, तो वहां पे आपके स्मोक, पॉल्यूशन, कोल्ड एयर, ठंड में कई बार हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो आपको अस्थमा की कंडीशन में लेके जा सकते हैं। तीसरा टाइप आपका है चाइल्डहुड ऑनसेट। बचपन में ही आपको अगर अस्थमा की कंडीशन प्रोड्यूस हो रही है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में हमने डिस्कस किया था कि वो जेनेटिक डिस्पोजिशन है, ठीक है। यानी कि आपकी फैमिली में अगर किसी को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, हाइपरटेंशन है या एंजाइना है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, सीएचएफ है, तो आपकी जनरेशन में वो डिजीज आने के चांसेस है। ये सेम केस अस्थमा के साथ भी है। अगर आपके एल्डरलीज में किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम थी तो आप उसके लिए प्रोन हो चुके हो, यानी कि आपके जीन्स में वो बीमारी आ चुकी है, आपको अस्थमा हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन इंप्रूव कर सकती है एडल्टहुड में, जब आप बड़े होंगे हो सकता है। तो अब इसमें आपके एलर्जिक ट्रिगर हो सकते हैं जो इसको कॉज कर रहे हो, लेकिन बड़े होने के बाद वो एलर्जन आपको इफेक्ट ना करे, ठीक है। अगले टाइप का अस्थमा है एडल्ट ऑनसेट। पहले वाला था चाइल्डहुड ऑनसेट, यानी कि जो आपको बचपन में इफेक्ट कर रहा है, और ये जब आप बड़े हो गए हैं, एडल्ट हो गए हैं, उस टाइम पे आपको इफेक्ट कर रहा है। यहां पे क्या फैक्टर हो सकते हैं, अगर आप जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे आप किसी ऐसी गैस के या किसी ऐसे एलर्जन के कांटेक्ट में आए हैं, या आप किसी इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आए हैं, या आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल चेंज हुआ है ड्यू टू सम स्ट्रेस, तो उस टाइम पे आपको अस्थमा की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अगला है आपका एक्सरसाइज इंड्यूस्ड, यानी कि कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हुए, आपने देखा है कि जब भी हम पहाड़ों पर जाते हैं, ठीक है, वहां पे जाने के बाद क्या होता है कि हमारी सांस उखड़ने लग जाती है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है आपके आसपास के एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो उस वजह से, या कोल्ड वेदर में अगर आपको ऐसा ठंड किसी को बहुत ज्यादा लगती है, उस टाइम पे भी आपका ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, यानी कि कंस्ट्रिक्ट होता है एयरवेज, उसकी वजह से भी आपको अस्थमा की कंडीशन आ सकती है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी, जब हम दौड़ने लगते हैं उस टाइम पे भी आप देखते हैं सांस फूलने लगता है, और जब हम थोड़ा रेस्ट करते हैं तो वो कंडीशन काम हो जाती है। लेकिन अगर आपकी ये अवस्था जो है सांस उखड़ने की या सांस प्रॉपर नहीं ले पाने की, वो कंटिन्यू रहती है, आगे भी ऐसे चलती रहती है, तो ये हो सकता है कि आपको अस्थमा हो, ठीक है। अगला है टाइप ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल यानी कि आप जहां काम कर रहे हैं उस ऑक्यूपेशन की वजह से, यानी कि आपके वर्क प्लेस पे कुछ इरिटेंट्स है, कुछ एलर्जन प्रेजेंट है,
अब वो केमिकल भी हो सकता है, कोई फ्यूम्स भी हो सकती हैं, हमारे बहुत सारी गैसेस हैं जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान लिबरेट होती है, यानी कि निकलती हैं, ठीक है। तो वो फ्यूम्स हो सकती हैं, डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, या फिर आपके स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां पे आपका गैसेस से कनेक्टिविटी है रेगुलर, तो वो भी आपके एयरवेज को कंस्ट्रिक्ट कर सकती है और आप अस्थमा की सिचुएशन में आ सकते हैं, ठीक है। अगला टाइप है आपका कफ वेरिएंट अस्थमा। अब यहां पे अगर आपको परसिस्टेंट कफ है, यानी कि बहुत लंबे टाइम से आपको कफ रह रहा है चेस्ट में, ठीक है, अब यहां पे आपका व्हीजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ नहीं है, जो अस्थमा की सिचुएशन में हो रहा है कि एक साउंड आ रही है एक्सेल आउट करने पे और हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यहां पे वो सिम्टम काम नहीं कर रहा है, यहां पे हमारे को बहुत टाइम से कफ की सिचुएशन है, वो आपका आगे चल के अस्थमा की कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है। देन ब्रिटल अस्थमा, ये रेयर टाइप का अस्थमा है लेकिन बहुत सीवियर है, ठीक है, और इसको हम पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एकदम से अस्थमा का अटैक होगा, ठीक है, और एकदम से अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो जाए तो क्या होगा, वो उस सिचुएशन को आपको एकदम से कंट्रोल करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। अगला है आपका नॉकटर्नल। नॉकटर्नल का नाम ही आपको सजेस्ट कर रहा है, यानी कि जब आप सो रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे अगर आपको कंजेशन फील हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उस टाइप के अस्थमा को हम नॉकटर्नल अस्थमा कहेंगे। रात के टाइम पे आपके सिम्टम्स ज्यादा आएंगे और आपको सोने में दिक्कत होगी, ठीक है। और इसमें ये ऊपर वाले जितने हमने टाइप्स डिस्कस किए हैं उनसे भी ये एसोसिएटेड हो सकता है, यानी कि आपको पहले किसी और फैक्टर की वजह से अस्थमा है और अब आपको रात के टाइम पे भी एकदम से अटैक आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे अस्थमा के टाइप्स हैं, एलर्जिक, नॉन एलर्जिक, चाइल्डहुड, एडल्ट ऑनसेट, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड, ऑक्यूपेशनल, कफ वेरिएंट, ब्रिटल एंड नॉकटर्नल अस्थमा, ठीक। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इटियोपैथोजेनेसिस की, यानी कि वो कौन से कारण है जिससे कि अस्थमा की कंडीशन आती है। सबसे पहला है आपका जेनेटिक डिस्पोजिशन, जो मैंने अभी आपको बताया है कि आपके एल्डर्स में अगर जेनेटिक्स में आपकी जीन्स में एल्डर्स में किसी को अस्थमा था तो वो ट्रांसफर होके जीन्स आपके अंदर में आए हैं, तो आप उस कंडीशन के लिए प्रोन हो जाते हो, ठीक है। दूसरा फैक्टर है एनवायरमेंटल, आपके आसपास हमेशा एक पोल्यूटेड एयर का एनवायरनमेंट बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो बॉडी में वही एयर आप इनहेल कर रहे हैं जो आपके आसपास की एयर है, ठीक है। इसलिए आजकल आपने देखा है कि बहुत से लोग एयर प्यूरिफायर्स को अडॉप्ट कर रहे हैं क्योंकि बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो टोटली पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, ठीक है। देन आपका इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेशन, अगर आपका खुद का इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है, इम्यून सिस्टम जो है आपकी बॉडी का वो डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी कि जैसे कि हमारे आर्मी पीपल है वो फ्रंट पे खड़े रहते हैं हमारी जान बचाने के लिए, ऐसे ही बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस सिस्टम है आपका इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम ही प्रॉपर काम नहीं करेगा तो आपकी बॉडी ससेप्टिबल हो जाएगी, कोई भी पैथोजन इजीली अटैक कर सकता है और आपको बीमार कर सकता है, ठीक है। एयरवे इन्फ्लेमेशन, अगर आपके जो एयर पाथवे है वहां पे स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन हो रही है किसी इंफेक्शन की वजह से, किसी पैथोजन की वजह से, तो उसकी वजह से भी आपको अस्थमा हो सकता है, ठीक है। एयरवे रीमॉडलिंग, अगर उस एयरवे के पाथवे में कुछ चेंजेस आ रहे हैं देन अगेन इट कैन बी द कॉज ऑफ अस्थमा। एंड देन ट्रिगर एक्सबरेशन, कोई ऐसा एलर्जन है, कोई ऐसा ट्रिगर है जो स्टिमुलेट कर रहा है आपके उस कंडीशन को, तो भी आपको अस्थमा हो जाएगा और वो आगे बढ़ता चला जाएगा अगर उस कंडीशन को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। सबसे पहले जेनेटिक डिस्पोजिशन, अगर ये कंडीशन आपकी फैमिली में हो रही है तो आपको कहीं ना कहीं आप उसके प्रोन हो जाते हो, ठीक है। तो वो आपका जेनेटिक कंपोनेंट होगा जो आपको अस्थमा कॉज कर रहा है। आपके कुछ ऐसे जीन्स हैं जो कि
इस सिचुएशन को ससेप्ट करने के यानी कि लेने के, जो कि अस्थमा की कंडीशन है या एलर्जिक कंडीशन है, वो बहुत जल्दी आपकी बॉडी में आएगी क्योंकि आपकी बॉडी में वो जीन्स प्रेजेंट है। दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर अभी मैंने बताया, एलर्जन हो सकते हैं, ठीक है, एयर पॉल्यूटेंट हो सकते हैं, पॉल्यूटेड एयर है उसकी वजह से भी आपको अस्थमाई कंडीशन आ सकती है। और तीसरा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, कोई आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है चाइल्डहुड में, वो आपको आगे जब आप एडल्ट कंडीशन में जा रहे हैं तो वो आपके एयरवे को इन्फ्लेम कर रहा है और अस्थमा के रिस्क को बढ़ा देता है। देन उसके बाद आपके इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेशन, ठीक है, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। हमने अभी यहाँ पे बात की कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसकी इन्वॉल्वमेंट क्यों हो रही है, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन है। अब वो इन्फ्लेमेशन को दूर करने के लिए आपका इम्यून सिस्टम ही आएगा जो कि अपने सेल्स को, मॉड्यूलेटर्स को रिलीज करेगा, ठीक है, उस कंडीशन को ठीक करने के लिए। लेकिन अगर आपको वो इम्यून सिस्टम खुद ही उसका पार्ट बन जाए कि उस इन्फ्लेमेशन को वो और बढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो कंडीशन और वर्स हो जाएगी। तो यहां पे देखिए क्या इम्यून सेल्स जिनको हम बोलते हैं मास्ट सेल्स, ठीक है, वो आपकी हाइपर रिस्पॉन्सिव सेल है, यानी कि जितना रिस्पॉन्स आना चाहिए उससे ओवर रिस्पॉन्स उनका आ रहा है, ठीक है। और वो क्या करेंगे, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करेंगे जो कि हिस्टामिन है, और हिस्टामिन क्या करता है, कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है, ठीक। दूसरा आपकी टी हेल्पर सेल्स, ये भी एलर्जिक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, किससे, बाय प्रोड्यूसिंग साइटोकाइंस जो कि इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं और म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो यहां पे आपका जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही रोल प्ले कर रहा है आपकी एलर्जिक सिचुएशन को, यानी कि अस्थमा की सिचुएशन को, जहां पे कंस्ट्रिक्शन ऑफ एयरवे हो रहा है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो रही है, उसमें आपका इम्यून सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है। देन अगर आपको कोई क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हुई है एयरवे में, ठीक है, तो वो आपको ये बताती है कि आपको अस्थमा की कंडीशन है, ठीक है। हॉलमार्क यानी कि वो उसको इंडिकेट कर रही है कि आप अस्थमैटिक हैं। अब उसमें कौन कौन सी सेल्स हो सकती है, इस्नोफिल्स हो सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स हो सकते हैं, लिम्फोसाइट्स हो सकते हैं। ये जो तीनों टाइप के सेल्स हैं ये आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, ठीक है। तो ये इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं, ये सारे मिलके आपके एयरवे में, एयरवे की जो वॉल है, अंदर की वॉल है, वहां पे जाके जमा हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन करेंगे, ठीक है, एयरवे में, और उसकी वजह से आपके नैरोइंग हो जाएगी, एयरवे की नैरोइंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर है आपके ट्रिगर्स एंड एक्सब्रेशन, ठीक है। ट्रिगर्स मतलब कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस सिचुएशन को बढ़ाते हैं, ठीक है, ट्रिगर करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और फिर उसको आगे और वर्स कर देते हैं, ठीक है। एक्सब्रेशन का मतलब है जब कोई सिचुएशन वर्स कंडीशन में पहुंच जाती है, ठीक है। तो अब उसमें आपके है एलर्जन। अभी मैंने आपको बताया कि आप किसी भी सब्सटेंस के लिए एलर्जिक हो सकते हैं, वो फूड हो सकता है, पॉलन ग्रेन हो सकता है, या आपका जो रूसी आपकी हवा में फैली है, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं, किसी एनिमल की फर हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे एलर्जन हैं, वो भी डिपेंड करता है आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी पे, ठीक है। तो अगर आप किसी भी एलर्जन के एक्सपोजर में आते हैं और उसके लिए आप सेंसिटिव हैं, यानी कि वो एलर्जन आपके ऊपर अटैक इजीली कर सकता है, तो वो आपको अस्थमा की सिचुएशन में पहुंचा देगा और आपकी बॉडी में अस्थमा के सिम्टम्स दिखने लगेंगे। उसके बाद इरिटेंट, आपका स्मोक है, धुएं में आप उसके एक्सपोजर में जा रहे हैं। अब
नॉर्मल पर्सन के साथ क्या होता है, हमें अगर हम धुएं के एक्सपोजर में आ रहे हैं थोड़ी देर के लिए, हमें भी लगेगा कि हमें कंजेशन हो रही है, यानी कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नॉर्मल फील नहीं हो रहा है, हम उस एनवायरनमेंट से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो सिचुएशन अगर किसी को इतना ज्यादा इस कंडीशन में पहुंचा दे कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वो सिचुएशन कूल डाउन नहीं हो रही, सेटल डाउन नहीं हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो इरिटेंट है ये अस्थमा को कॉज कर रहा है उस पर्टिकुलर पर्सन में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, किसी आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जिनको पेट्रोल की स्मेल से इरिटेशन होती है, जिनको किसी आपके नेल लिक्कर की स्मेल से इशू होता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एलर्जन का काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो सिचुएशन वर्स्ट कंडीशन में नहीं जा रही है, यानी कि आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही है, आपको कफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा है और ज्यादा टाइम के लिए आपके साथ ये सिचुएशन नहीं है, तो आप अस्थमैटिक नहीं हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट को, किसी पर्सन को वो चीज लंबे टाइम के लिए नुकसान दे रही है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कफ प्रोड्यूस हो रहा है और उसको चेस्ट में ऐसा लग रहा है कि सिकुड़न महसूस हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो अस्थमा के सिम्टम से ग्रसित है। अगला फिजिकल एक्टिविटी, मैंने अभी आपको बताया है कि कई लोगों में फिजिकल एक्टिविटी के बाद इतना ज्यादा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, ब्रोंक्यूल्स आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है और वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, फिजिकल एक्टिविटी जब आप करते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाता है, ठीक है, तो वो लेवल डाउन होने की वजह से आपके ब्रोंक्यूल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, यानी सिकुड़ जाते हैं, और वो जो स्टेट आ गई वो दोबारा से रिलीफ उसमें नहीं मिल रहा है। तो वो एक्सरसाइज नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं है, वो आपको ट्रिगर कर रही है, यानी कि आपको अस्थमा की स्टेट में पहुंचा रही है। देन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये भी अभी हमने डिस्कस किया कि एयरवेज में कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसकी वजह से भी आप अस्थमैटिक हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कैसे हमें पता चलेगा, कौन कौन से सिम्टम्स हमें नजर आएंगे जिससे हम पता कर सकते हैं या हम कंफर्म हो सकते हैं कि हमें अस्थमा है। सबसे पहला मैंने अभी आपको बताया, वीजिंग, यानी कि एक साउंड, ठीक है, आपको सांस लेने के टाइम पे, मेनली जब आप ब्रीदिंग आउट कर रहे हैं यानी कि एक्सेलेशन कर रहे हैं, ठीक है, सांस बाहर जब आप छोड़ रहे हैं उस टाइम पे एक साउंड आना, एक आवाज आना, और वो जैसे विशल की आवाज होती है, सीटी की आवाज होती है, और वो हाई पिच पे है, बहुत ज्यादा तेज सीटी की आवाज आना जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, वो एक हॉलमार्क है कि आप अस्थमैटिक है। दूसरा, सांस लेने में दिक्कत होना, और रात के टाइम पे ये सिचुएशन और ज्यादा बढ़ जाती है। जब आप रेस्टिंग स्टेज पर हैं उस टाइम भी आपको इतना ज्यादा कंस्ट्रिक्शन है कि आप सो नहीं पा रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो भी आपका एक सिम्टम है जो आपको ये बताता है कि आप अस्थमा से ग्रसित हैं। देन कफिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया अस्थमा की स्टेट में आने के बाद आपका जो टिश्यू है वो ग्लैंडुलर हो जाता है, यानी कि वो ग्लैंडुलर का मतलब ग्लैंड जो कि कोई भी लिक्विड प्रोड्यूस करता है या कोई भी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, तो यहां पर भी कफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा, ड्राई भी हो सकता है और वो प्रोडक्टिव भी हो सकता है, यानी वेट कफ भी हो सकता है, और वो नाइट के टाइम पे और सुबह जल्दी जब आप उठ गए हैं उस टाइम पे ज्यादा कफिंग होगी, ठीक है। चेस्ट टाइटनेस, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा, एक कंजेशन की स्टेट फील होगी आपके चेस्ट में, जैसे कि एक अकड़न सी है, वो भी सिम्टम है आपके अस्थमा की स्टेट का। आप अगला है आपका इंक्रीज रेस्पिरेशन, यानी कि ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी सांस आप अंदर लेंगे और जल्दी जल्दी सांस आप बाहर छोड़ेंगे, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन हो रही है डेफिनेटली ये आपको फटीग फील करवाएगी, क्योंकि ना तो आपको चेस्ट में प्रॉपर फील हो रहा है, ना आपको सांस लेने में प्रॉपर फील हो रहा है, जिसकी वजह से, और दूसरा आप जितनी ऑक्सीजन उस इनहेलेशन से बॉडी में जानी चाहिए उतनी ऑक्सीजन भी नहीं जा रही है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी को अगर नहीं मिलेगी तो हमें हेल्दी फील नहीं होगा, हमें एक्टिव फील नहीं होगा,
ठीक है, तो उससे क्या होगा, फटीग फील होगा, यानी आपको थकान फील होगी और जो आपको एग्जॉस्ट कर देगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन क्यों हो रही है, जो क्योंकि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं प्रॉपर। उसके बाद रात को सोने में दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे जो सिम्टम्स हैं वो रात के टाइम ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमें रात को कफ भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और रात को हमें सांस भी नहीं आ रहा है, तो हमें नींद नहीं आएगी और बार बार हमें कफिंग होती रहेगी, बार बार हमारे बलगम जमा होगा और बलगम बाहर हम एक्सेल आउट कर उसको स्पिट आउट करेंगे, ठीक है। और हमें सांस लेने में भी उस टाइम पे दिक्कत होगी, तो इसीलिए हमारी सोने की जो एक साउंड स्लीप होती है हमें वो नहीं आएगी, ठीक है। और एंजाइटी और पैनिक, इमोशनल डिस्ट्रेस ड्यू टू डिफिकल्टी ब्रीदिंग कैन लीड टू एंजाइटी और पैनिक, ठीक है। आपको एक दिमाग में एक फैक्टर आएगा, नहीं मुझे सांस ठीक से नहीं आ रहा है, और अस्थमा का जो अटैक होता है वो इतना सीवियर होता है कि आपको बिल्कुल वो एक सेकंड का रिलीफ नहीं देता है, आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, सांस टूट रहा है, उखड़ रहा है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको बार बार कफ प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से एंजाइटी और पेन, यानी कि आप डर जाते हैं उस सिचुएशन से, ठीक है। तो ये सारे आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, यानी कि सिम्टम्स है आपके अस्थमा की कंडीशन के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि हर एक डिजीज का मेन पार्ट है, उसकी थेरेपी, उसका ट्रीटमेंट, और यही मेन पार्ट है हमारा फार्मेकोथेरेप्यूटिक्स का, ठीक है। कि कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो हमें किसी डिजीज से प्रिवेंट कर सकती हैं या क्योर कर सकती हैं, और उन दवाइयों के साथ साथ हम और अपने लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ताकि हम उस सिचुएशन को प्रिवेंट कर सकें या उस सिचुएशन को हम ठीक कर सकें दवाइयों के साथ में रहते हुए। तो उसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कि दवाइयों के साथ साथ लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन, और दूसरा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कि कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो कि अस्थमा में हमें रिलीफ दे सकती हैं। अब देखिए, ये जो आपके नॉन फार्माकोलॉजिकल है, कहीं ना कहीं आपके जो फैक्टर हैं, जो इटियोपैथोजेनेसिस है, ठीक है, यानी कि जो इस कंडीशन में आपको पहुंचा रहे हैं, उन्हीं कंडीशन को आपको मैनेज करना है। जैसा कि पहला है एलर्जन एंड इरिटेंट अवॉइडेंस। जो एलर्जन आपको इस सिचुएशन में पहुंचा रहे हैं, यानी कि अस्थमैटिक कर रहे हैं, उन एलर्जन से आपको अपने आप को बचाना है। और जो इरिटेंट्स आपको इरिटेट कर रहे हैं, स्मोक कर रहा है, डस्ट कर रहा है, उसके एक्सपोजर से आपको बचना है, ठीक है। लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं। उसके बाद ब्रीदिंग टेक्निक, कैसे आप अपने ब्रीदिंग रेट को प्रॉपर कर सकते हैं, जो कि एलिवेट यानी बढ़ रहा है उस टाइम पे या घट रहा है, इस तरीके से वो वेरी कर रहा है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स से कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, और एक जैसे हमारा कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है कार्डियक पेशेंट को ठीक करने के लिए, ऐसे ही अस्थमा का एक्शन प्लान है जिससे जो कि अस्थमेटिक पेशेंट के लिए बनाया गया है, ताकि वो इसको ज्वाइन करके अपने सिम्टम्स को थोड़ा सा कम कर सकें। ऐसे ही आपका अगर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो कंट्रोलर मेडिकेशंस आएंगी, रिलीवर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, बायोलॉजिकल थेरेपी और ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। अब हम डिटेल में इनके बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हमने बात की नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे पहला वही आपके एलर्जन और इरिटेंट्स। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हर एक पर्सन की फिजियोलॉजी अलग है, तो जरूरी नहीं है कि एक इंसान के लिए जो एक सब्सटेंस एलर्जन है वो दूसरे के लिए भी हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पता लगाना है कि वो एलर्जन कौन सा है जो आप जिसके लिए सेंसिटिव हैं, तो उसको पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है, और फिर उसके बाद आप उससे तभी बच सकेंगे। और अगर आपको पता ही नहीं है कि आप किस चीज के लिए एलर्जिक है, तो आप कैसे बचेंगे, तो वो आपको अस्थमा की कंडीशन में ले जाएगा, ठीक है। तो वो कोई पोलन ग्रेन है, या आपका एनिमल की फर है, या रूसी है, या आपका मोल्ड है, क्या चीज है जिसके लिए आप एलर्जिक है, उसको आइडेंटिफाई करना है, उसका पता लगाना है सबसे पहले। और फिर आपको ये मेजर्स लेने हैं कि आप कम से कम उसके प्रभाव में आए,
देन टोबैको स्मोक हो सकता है और एयर पॉल्यूटेंट हो सकते हैं। ये जो दोनों चीजें हैं ये नॉर्मल इंसान को भी कंजेस्टेड बना देते। लेकिन अंतर क्या है नॉन अस्थमैटिक और अस्थमैटिक में? अगर कोई इन चीजों के एक्सपोजर में आ रहा है तो कुछ टाइम के लिए उसको भी ऐसा लगेगा कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कंजेशन हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, नॉर्मल एयर आप इनहेल करेंगे, इस सिचुएशन से आप बाहर निकल आएंगे। लेकिन अगर कोई पेशेंट अस्थमैटिक है तो उसके लिए ये सिचुएशन, ये थोड़े टाइम का एक्सपोजर भी उसके लिए जानलेवा हो सकता है। इसीलिए आपको ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि आप किस सब्सटेंस के लिए एलर्जिक हैं, तभी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को उससे दूर रख सकते हैं। वो इरिटेंट भी हो सकता है और वो एलर्जन भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा है लाइफस्टाइल चेंजेस। हेल्दी लाइफस्टाइल आपको मेंटेन रखना है, बैलेंस डाइट लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करके और अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रख के आप इस सिचुएशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। आपको अपने वेट को मैनेज करना है जिससे कि अस्थमा की कंडीशन सीवियर नहीं हो। देन ब्रीदिंग टेक्निक, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। ठीक है, पर स्लिप ब्रीदिंग। पर स्लिप ब्रीदिंग क्या होता है? आप नाक से सांस अंदर ले रहे हैं, यानी कि नाक से एयर आप अंदर ले रहे हैं और मुंह से एयर बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, लिप्स में धीरे धीरे एयर को आप एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एक्सरसाइज है जिससे कि ऑक्सीजन रिच एयर आपकी बॉडी में धीरे धीरे एंटर करे और उसके बाद धीरे धीरे आप उसको बाहर एक्सहेल करें। ठीक है, कंट्रोल्ड ब्रीदिंग टू इंप्रूव लंग फंक्शन। तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी कि वो एयर को अपने अंदर समाहित करके रखे। ठीक है, अगर इसमें देखो क्या हो रहा है कि आपका एयरवे कंस्ट्रिक्ट हो रहा है तो आपके अंदर जितनी एयर जानी चाहिए वो भी वहां पे नहीं रह रही है। ठीक है, उतनी एक तो इनहेल नहीं कर पा रहे हैं आप, और उसके बाद इसकी वजह से एक्सेलेशन भी फटाफट हो रहा है, एलिवेशन हो रहा है उसका रेस्पिरेशन का, तो लंग्स में उसका जो स्टे है वो स्टे भी कम हो रहा है। तो आप ब्रीदिंग टेक्निक्स को अडॉप्ट करके उस एयर को जो कि आपके बॉडी फंक्शंस के लिए जरूरी है ज्यादा टाइम के लिए अपनी बॉडी में रख सकते हैं और फिर आप उसको एक्सहेल कर सकते हैं। इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। ठीक है, और अस्थमा के सिम्टम्स रिड्यूस होंगे। और एनवायरमेंटल कंट्रोल, जैसे कि एयर प्यूरिफायर्स, अभी मैंने आपको बताया कि एयर प्यूरिफायर्स का आप यूज कर सकते हैं और डीह्यूमिडिफायर्स का यूज कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी बॉडी में, आपके एनवायरमेंट में से ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करे, उसको ह्यूमिडिटी को निकाल देती है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, आपका वो एरिया आपके आसपास का क्लीन रहेगा, वेंटिलेटेड रहेगा, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स और हाउस होल्ड फ्यूम्स आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि आपको ऐसे एनवायरनमेंट में रहना है जहां पे कोई पॉल्यूटेंट नहीं है, कोई फ्यूम्स नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर नहीं है जो आपके बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम को ट्रिगर करे और आपके इस अस्थमा के सिम्टम्स को बढ़ा दे। फिजिकल एक्टिविटी में रेगुलर एक्सरसाइज आप कर सकते हैं और लंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो एक्सरसाइज जरूरी है वो उन पे आप फोकस कर सकते हैं। स्विमिंग कर सकते हैं और ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, यानी कि नॉर्मल वॉकिंग आप कर सकते हैं। आपको ऐसी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है या इस तरह की वॉक नहीं करनी है जिससे कि आपके सांस फूले। अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको उस सिचुएशन को उसी टाइम स्टॉप करना है, क्योंकि वो वर्स्ट कंडीशन में आपको लेके जा सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि किस तरह की फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया अस्थमा एक्शन प्लान, तो आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कोलैबोरेट कर सकते हैं जिसमें कि आप पर्सनलाइज्ड अस्थमा एक्शन ले सकते हैं। पर्सनलाइज का मतलब है कि
फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन हम थेरेपी को, एक्सरसाइज को कस्टमाइज कर रहे हैं, उसको प्लान कर रहे हैं ताकि हम उनके सिम्टम्स को मैनेज कर सकें और अस्थमा के अटैक को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो ये सारे आपके नॉन फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं या इंटरवेंशंस हैं जिसके थ्रू हम अस्थमा की कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। सबसे पहले इसमें आती हैं आपकी कंट्रोलिंग मेडिकेशंस, ठीक है, जो कि आपके अस्थमा की कंडीशन को लॉन्ग टर्म के लिए प्रिवेंट करती हैं। पहला है इसमें इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आपकी स्टेरॉइडल थेरेपी है जो कि जिसमें कि स्टेरॉइड्स का हम यूज करते हैं और इनहेलेशन के थ्रू हम इसको एयरवेज में भेज रहे हैं। ये क्या करती है, एयरवे के इन्फ्लेमेशन को कम करती है और सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेडिकेशन है जो लॉन्ग टर्म के लिए अस्थमा के सिम्टम्स को कंट्रोल करके रखती है। ठीक है, दूसरी जो मेडिकेशन है, दूसरी जो कैटेगरी है वो है आपकी लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। ठीक है, ब्रोंकोडाइलेटर्स है, ब्रोंकोडाइलेटर्स यानी कि ब्रोंक्यूल्स को जो उसका ल्यूमन का एरिया खोलती है यानी कि उनको एरिया को बढ़ाती है। हमारे अस्थमा की कंडीशन में वो ब्रोंक्यूल्स कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से एयर नहीं गुजर पा रही है, तो वहीं पे हमें ऐसे ड्रग्स को लेना है जो उस पैसेज को उसको खोल सके। ठीक है, तो वहां पे हम ब्रोंकोडाइलेटर्स लेते हैं। तो ये क्या करेगा, एयरवेज को ओपन करेगा, ज्यादा लंबे टाइम के लिए उसको ओपन करके रखेगा और इसको हम ऊपर वाली जो हमारा इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है उसके साथ कॉम्बिनेशन में भी ले सकते हैं। ठीक है, स्टेरॉइड ड्रग्स आपकी ऐसी ड्रग्स होती है जो कि हाईली एक्टिव ड्रग्स होती हैं और वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं। ठीक है, तो उसके साथ हम कॉम्बिनेशन में इनको ले सकते हैं। थर्ड है आपकी ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर। अभी हमने बात की कि जब इम्यूनिटी सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है इसमें तो वो आपकी इम्यून सिस्टम यानी कि इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज करता है जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, म्यूकस ज्यादा बनाते हैं। ठीक है, और ब्रोंक्यूल को कंस्ट्रिक्ट करते हैं। तो इसीलिए हम ल्यूकोट्राइन्स, उसमें ल्यूकोट्राइन्स भी एक आपके ये इम्यूनिटी ये आपके इन्फ्लेमेटरी मॉड्यूलेटर है जो हमें अस्थमा की कंडीशन तक लेके जा रहा है, तो इसीलिए हम उसके मॉडिफायर को ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ल्यूकोट्राइन्स को ब्लॉक करेगा और इन्फ्लेमेशन जो कि इन्फ्लेमेशन में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है यानी इन्फ्लेमेशन को बढ़ा रही है और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज कर रहा है, तो ये उस ल्यूकोट्राइन को ब्लॉक करेगा, इसीलिए इनका नाम रखा गया है ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स। अब अगला इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही ट्रिगर कर रहा है, अस्थमा की सिचुएशन तक पहुंचा रहा है, तो ये आपकी ऐसी क्लास है जो कि न्यूअर मेडिकेशंस है और ये टारगेट स्पेसिफिक इम्यून पाथवे जो इम्यून सेल्स, इम्यून रिसेप्टर्स रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट है, ये स्पेसिफिकली जाके उन्हीं से बाइंड करेगा और अस्थमा की इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। इसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन कॉज हो रही है उस सिचुएशन से ये रिलीफ देगा। देन सेकेंड कैटेगरी है आपकी रिलीवर मेडिकेशन। अब ये ऐसी मेडिकेशंस हैं जो कि हमें जब जरूरत है हम उसी टाइम पे इनका यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमें एक्यूट सिम्टम्स जो डिजीज के हो रहे हैं उससे हमें निजात देती है या फिर हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें पहली है शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। ये क्या क्विक रिलीफ दे रहे हैं, किस तरीके से रिलैक्स कर रहे हैं एयरवे मसल्स को और एयरवेज को ओपन कर रहे हैं, एकदम से उसको ओपन कर देंगे एयरवे को ताकि एयर इनहेल की जा सके प्रॉपरली और एक्सहेल आउट कर सके। ठीक है, दूसरे इसमें है एंटी कोलिनर्जिक, यानी कि जो कोलिनर्जिक सिस्टम को ब्लॉक कर रहे हैं वो ड्रग्स एंटी कोलिनर्जिक कैटेगरी में आती है और ये भी आपकी एयरवे की मसल को रिलैक्स कर रहे हैं और ये कॉम्बिनेशन में यूज की जा सकती है आपकी ऊपर वाली कैटेगरी SABAs।
तीसरा है आपकी कॉम्बिनेशन थेरेपी, जिसमें कि हम लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर्स को ले सकते हैं किसके साथ, कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ, जहां पे अस्थमा का जो सिचुएशन है वो ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है और उसे हमें कंट्रोल करना है, तो हमें कॉम्बिनेशन थेरेपी पे जाना चाहिए, ताकि आपकी जो ड्रग्स आप ले रहे हैं उसके डेफिनेटली साइड इफेक्ट है, तो हम डोज ऑप्टिमाइजेशन कर सकें, डोज कम कर सकें और दो तरीके से सिचुएशन को या 2-3 मल्टीपल तरीके से सिचुएशन को हम कंट्रोल कर सकें, तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशन थेरेपी पे जाते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि सिचुएशन किस तरह की है, क्या सिम्टम्स अगर इनिशियल स्टेज पे है तो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम कॉम्बिनेशन थेरेपी पे जाएं, लेकिन अगर वो क्रोनिक स्टेज है, बहुत लंबे टाइम से आपको चलती आ रही है, तो डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद क्या होगा, आपकी बॉडी रेजिस्टेंस में आ जाएगी किसी एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए, तो उस टाइम पे एक बेटर अल्टरनेटिव है कि आप कॉम्बिनेशन थेरेपी को चूज करें। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आपकी बायोलॉजिक थेरेपीज। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि आपका जो इम्यून पाथवे है जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है, ठीक है, उस सिचुएशन को ये प्रिजर्व कर रहा है, ठीक, तो ये थेरेपीज रिजर्व करती है सीवियर अस्थमा केसेस में, ठीक है, और इनका मेन काम है स्पेसिफिक इम्यून पाथवे पे काम करना जो इन्फ्लेमेशन कॉज कर रही है। अब लास्ट इसमें कैटेगरी आपकी ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की, पीछे हमने बात की थी जो इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स से, ये वो स्टेरॉइड्स हैं जिसको हम ओरल रूट से दे रहे हैं, ठीक है, जब आपकी सीवियर सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा आपको कंजेशन हो रहा है, ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, उस टाइम पे हम इनको यूज करते हैं, शॉर्ट पीरियड के लिए ये एक्ट करती हैं, ठीक है। अगर और कोई ट्रीटमेंट आपको इफेक्ट नहीं शो कर रहा है तो उस टाइम पे आप ये ओरल थेरेपी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा लंबे टाइम के लिए यूज करेंगे तो ज़्यादा साइड इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे और इसी वजह से हम इनको कुछ टाइम के लिए यूज करते हैं, फिर हम इस थेरेपी को बंद कर देते हैं और फिर अगर दोबारा जरूरत पड़ती है तो फिर से हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, स्पैरिंगली, यानी कि थोड़े थोड़े सिचुएशन बेस देख के कि क्या हमें दोबारा से इसको स्टार्ट करना चाहिए या हमें दूसरी मेडिकेशन पे जाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि हमें किस मेडिकेशन को लेना है। और अब आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या है, किस पार्ट का क्या फंक्शन है, और उसके बाद हमने डिस्कस किया एक डिजीज जो कि अस्थमा है, जहाँ पे आपके ब्रोंकियोस कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, एयर पाथवे जो है, एयर का फ्लो है इनसाइड एंड आउटसाइड वो कम हो जाता है, और ये सिचुएशन क्रोनिक सिचुएशन है। उसके बाद हमने डिस्कस किया फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की नेक्स्ट डिजीज, दूसरी डिजीज। तब तक के लिए थैंक यू।